Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. Now it is our 45th lecture about the endocrine system. हम बात कर रहे थे और दूसरा लेक्चर है वैसे endocrine system का. This is the pituitary gland, the very important बल्कि the most important gland of the endocrine system. हम आज बात करेंगे और एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो ग्लैंड है, अब जैसे भी डायग्राम बने बर्दाश्त कर लीजिएगा, सही है. तो ये बेसिकली अगर मैं कहूँ एक बड़ा छोटा सा ग्लैंड है और ये जो ग्लैंड है दिस इज़ प्रेजेंट इन द, यानी ये एक आप गौर करें तो पी के साइज़ का, एक मटर के साइज़ का ग्लैंड है टोटल, ठीक है जी. और ये ब्रेन में होता है, सही है. और इसके 3 लोब्स हैं, ठीक है. हम उसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है जी, एंटीरियर लोब. फिर हम बात करते हैं तो दूसरे को कहते हैं मीडियन लोब और तीसरे को कहते हैं पोस्टीरियर लोब. तो एंटीरियर पिट्यूटरी, मीडियन पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये 3 पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पार्ट हैं. और बेसिकली दिस इज अटैच्ड विद दी हाइपोथैलेमस, ब्रेन के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है पार्ट. तो मैं हाइपोथैलेमस तो मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ उसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन यहाँ बना देता हूँ कि ये कुछ न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर्स हैं जो, यानी ये बेसिकली हम थोड़ा सा हाइपोथैलेमस गिन लेते हैं. एंड असल में ये क्या है, अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात बता दूँ ना तो इट्स लाइक दिस. अगर ये थैलेमस बन जाए, ठीक है, और ये जो है हाइपोथैलेमस बन जाए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस. इट्स लाइक दिस. बस इतनी सी गाल से ये हाइपोथैलेमस है पूरा और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. तो ये मैंने खोल के आपके सामने इस तरह बयान कर दिया, सही है. और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जिस चीज के साथ जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं इनफंडिबुलम. क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम इज अ स्मॉल स्टैक ऑफ द न्यूरॉन्स थ्रू विच द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड विद द ब्रेन, यानी हाइपोथैलेमस. ठीक है, पता लग गया. तो वो आप ये समझे कि वो नीला पार्ट जो है वो ये पूरा है. अब मैं ऊपर सिर्फ हाइपोथैलेमस के बारे में बस नाम लिखा, बस समझे आप, ये हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है बस, और बाकी मैंने बनाया नहीं कुछ, जनरल सी बात आपको समझा दी. अब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब की तरफ अगर हम जाएं तो एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं. क्या कहते हैं? लेकिन एक बात जो चूंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है वो ये है कि हाइपोथैलेमस इसके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है. कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. कैसे करता है अभी हम डिस्कस करेंगे, सही है. तो एक बात आपने याद रखनी है कि देखें, अगर आप गौर करें, हाइपोथैलेमस ने इसको कहना है कि तुम ये करो. एक बात तो ये साइड पे कर दें, ऐसे साइड पे रख दें. और अब बात क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? यानी ये एक डब्बा है पूरा जिससे जो भी हार्मोन निकलेगा तकरीबन वो ट्रॉपिक हार्मोन होगा. और ट्रॉपिक हार्मोन किसे कहते हैं? जो कि विच कंट्रोल द secretions of other glands. जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना बॉडी में, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का फर्क भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है. तो जो बाकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब के ट्रॉपिक हार्मोन उनको भी जाके कंट्रोल करते हैं. तो ट्रॉपिक हार्मोन्स आर व्हाट? which control the secretions of other endocrine glands. They are called as the tropic hormones. And anterior pituitary is called master because it produces the tropic hormone. Therefore it controls the other ones. दूसरों को कंट्रोल करेगा तो फिर ये मास्टर ही हुआ ना, लेकिन इसको भी कोई कंट्रोल करता है. That is the hypothalamus. And how it is, वो अभी हम डिस्कस करते हैं. ये जो हार्मोन है ये इंडिपेंडेंटली नहीं प्रोड्यूस करता, इसके पीछे कोई कंट्रोल है. क्या है हम डिस्कस, पहले जब हम इसके सारे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसके हार्मोन आप मुझे, सबसे पहला जो हार्मोन है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है, उसको मैं ज़रा ऊंचा करके बना देता हूं. दैट इज दी STH, यानी कि सोमैटोट्रोफिन. और इस हार्मोन को हम कहते हैं
द ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन जो है ये बॉडी की ग्रोथ करवाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड क्या करता है? बॉडी की। और जब ग्रोथ पीरियड यानी हम जवान हो जाते हैं, हमारी ग्रोथ फर्दर रुक जाती है, तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मरते हैं और उनकी बहुत सारे सेल्स की रिप्लेसमेंट रोज होती है। और उस रिप्लेसमेंट में भी ये अहम रोल प्ले करता है क्योंकि ये नए सेल्स के लिए प्रोटीन्स बनवाता है। यानी अगर मैं आप फिर आसानी के लिए मैं आपको एंटीरियर इसका एक ग्राफ बना देता हूं। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए, किताब में ये ग्राफ शराफ नहीं लिखा हुआ, इधर मैं लिख देता हूं एसटीएच का लेवल, सही है, इस साइड पे, सही है, और इस साइड पे मैं लिख देता हूं कि ग्रोथ के एजेस। ये मैं मैट्रिक में भी ये बनाता होता हूं अक्सर, सही है। वो क्या है, रिफर्स किया, ये जो है मैं ग्रीन से जो बना रहा हूं ये साल है और ये ग्रोथ पीरियड है। फर्ज किया ये यहां तक 17 साल हो गए हैं बंदे की जिंदगी, तकरीबन इतना ही हमारी बॉडी में ग्रोथ पीरियड है। उसके बाद फर्दर ग्रोथ नहीं होती तो उसको मैं लाल से बना देता हूं। यानी ये ग्रीन वाला क्या हुआ, ये हुआ ग्रोथ पीरियड, सही है, और पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, सही है। तो जो दूसरे वाला है उसमें फिर ग्रोथ नहीं होती तो उसको हम मैच्योरिटी कह देते हैं। इसके बाद तो फर्दर ग्रोथ इसमें नहीं होती, तो ये फर्ज किया मैच्योरिटी है। तो अब क्या होता है, ये हार्मोन शुरू में तो ये बढ़ता है, बहुत बढ़ता है इसका लेवल, नॉर्मल से ये बहुत यानी नॉर्मल लेवल इसका ये होता है हाई, ठीक है। और फिर ये बढ़ता जब ग्रोथ फुल हो जाती है, जब एज बढ़ जाती है यानी ग्रोथ के पीरियड खत्म हो जाते हैं तो ये हार्मोन फिर नीचे आ जाता है और फिर एक ख़ास लेवल तक ये पूरी ज़िंदगी सिक्रीट होता रहता है। समझ रहे हैं आप बात को, सही है। और लेकिन अगर ग्रोथ पीरियड के दौरान ये हार्मोन अपने, ये ग्रोथ पीरियड ख़त्म हो गया तो ये हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से कम ना हो जो कि इसे होना चाहिए, तो अगर ये बढ़ता ही रहे, अगर ये बढ़ ही जाए, ऐसे इसको नीले से बना दो, सही है, तो ये जब बढ़ ही जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैली। क्या कहते हैं? यानी नॉर्मल के बाद अगर ये हाँ जी यार मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर के बाद आऊंगा, सही है। ये अगर नॉर्मल जो ग्रोथ पीरियड है उसके बाद इसने कम होना है, लेकिन कम ना हो या बढ़ जाए मजीद, तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैली, जिसमें जॉज, फिर हाथ, ठीक है, उंगलियां, फिंगर्स, जॉज, पैर, यानी बॉडी की जो टिप्स है ना वो अब नॉर्मली बड़ी साइज की हो जाती है। मेगैली का मतलब भी बड़ा होना होता है। हिपैटोमेगैली लिवर बड़ा हो गया, कार्डियोमेगैली दिल शरीफ बड़ा हो, समझ रहे हैं ना बात को, सही है। तो ये आपको लग गया पता कि एक्रोमेगैली इफ द सोमैटोट्रोफिन इंक्रीजेस आफ्टर द ग्रोथ पीरियड, तो ये जो है वो निकलता है। और सोमैटोट्रोफिन का रिलीजिंग फैक्टर याद रखिएगा, जब भी आपने हार्मोन पढ़ना है ना तो पहले मैं एक हार्मोन पढ़ा लूं फिर आपको समझाऊंगा। तो ठीक है जी, अब दूसरे नंबर पे अगर ये हार्मोन, अगर इसका नॉर्मल लेवल ये है, अगर ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ये अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए ये, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गाइजेंटिज्म, जाइगेंटिज्म भी कहते हैं। उर्दू में पढ़े तो जाइगेंटिज्म आता है, यानी बहुत ह्यूज दहूश बॉडी हो जाती है, ओवर ग्रोथ बॉडी हो जाती है, सही है। और अगर ये ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड अपने नॉर्मल लेवल से कम आ जाए तो इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं, यानी ग्रोथ जो है वो स्मॉल शॉर्ट रह जाती है बॉडी प्रॉपर। यानी ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड बढ़ जाए तो गाइजेंटिज्म, जाइगेंटिज्म, थोड़ा हो जाए तो ड्वार्फिज्म, और आफ्टर द ग्रोथ पीरियड नॉर्मली कम होता है लेकिन ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगैली। तीनों के मसले मसाइल आपको मैंने बता दिए। अब अगली बात आपने ये बात याद रखनी है कि इसका रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आता है, तो हाइपोथैलेमस से इसका रिलीजिंग फैक्टर आता है, जिसको हम कहते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि एंटीरियर, इसको हम ये लाल वाले को हम कह देते हैं सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, सही है। और असल में ना ये मैं इसलिए बताता हूं कि हाइपोथैलेमस भी तो कंट्रोल कर रहा है इसकी सिक्रीशंस को, फिर हाइपोथैलेमस को भी कोई कंट्रोल करेगा, लेकिन वो फीडबैक मैकेनिज्म होगा, हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन आपको समझ आ गई, जब भी आपने किसी हार्मोन के बारे में पढ़ना है तो अब आपने देखना है कि इस हार्मोन को रिलीज किसने कराया, ये कहां से रिलीज हुआ,
इस हार्मोन ने एक्शन जाके क्या किया और इसके ज़्यादा होने या कम होने से क्या फ़र्क होता है। तो ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट वाज दी काज, वो हार्मोन किसने निकलवाया, उसका रिलीजिंग फैक्टर क्या था, वो हार्मोन कहाँ से निकला, उसने जाके जिस जगह पे गया उस, क्योंकि सारे हार्मोन ब्लड के जरिए जाते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी, सही है। तो जो वो जब जा गया तो उसने वहाँ जाके एक्शन क्या किया और उस हार्मोन के कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है और उस हार्मोन के ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें तो ये आपको लग गया पता सोमैटोट्रोफिन के बारे में सारा कुछ। दूसरा TSH है बेटा, अच्छा जी। तो दूसरा हार्मोन है जी, मैं यहाँ से इसको ग्रीन कलर में बनाया था, दूसरे को भी ग्रीन कलर में ही बना देता हूँ। तो दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH। ठीक है जी, साफ नाम से जाहिर है ये हार्मोन किधर जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास। और ये उस हार्मोन, अच्छा इसका रिलीजिंग फैक्टर भी आता है, वो कहां से आता है, वो वहां से आता है, उसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं, ये नीला नीला आ रहा है, सही है, वो आके इसको बनाएगा और ये लाल लाल किसको बना रहा था, सोमैटोट्रोप। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इनको जोड़ रहा हूं उधर उधर, सही है। तो यहां से क्या फैक्टर आ गया नीले रंग का, दैट वाज, इसको हम क्या कहते थे, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन TRH। ये आता है यहां से और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, उसे कहते हैं तू TSH प्रोड्यूस कर, यानी ये TSH साहब आ रहे हैं, ये सही है। और ये जाएंगे किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास, समझ गए। और उसे कहेंगे कि तू अपना काम कर, उसको स्टिमुलेट करेंगे। ये भी ट्रॉपिक हार्मोन हुआ, ये भी ट्रॉपिक हार्मोन हुआ, सही है। ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, वो 2 हार्मोन बनाता है, वैसे तो 3 बनाता है, इसको हम कहते हैं T4, फिर T3 और फिर कैल्सिटोनिन। ये असल में थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन है। जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इनको बताने का सर मकसद क्या है, यहां पे मकसद ये है, ये जो T4 शरीफ है ये, अच्छा ये इसको हम ये TSH है, ये T4 है और ये उसका फैक्टर है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। T4 जाएगा ब्लड में, ब्लड में इसका लेवल क्या है, अगर नॉर्मल से कम है तो वो जाएगा ब्रेन में सेंस होगा, हाइपोथैलेमस के पास। अगर ये कम है तो TSH ब्लड में कम हुआ, वो उधर गया ब्लड के अंदर आके उसने हाइपोथैलेमस को कहा कि तुम ये बनाओ, वो बनाएगा इसके पास, वो कहेगा तू ये बना के T4 बढ़ जाएगा, समझ आई ना। देखो T4 ब्लड में कम, ठीक है जी, ब्रेन ने सेंस किया, ब्लड में कम हुआ, ब्रेन ने सेंस किया, यानी लेस लेवल ऑफ द T4 इन द ब्लड causes the stimulation of thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus which goes to the anterior pituitary lobe causing the release of TSH. So TSH will go to the thyroid gland and will cause increase in the production of T4. T4 पूरा ये उसको बंद, वो उसको बंद, वो उसको बंद। ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक चीज कम थी, उसने हाइपोथैलेमस को बताया, उसने पिट्यूटरी को कहा भी तेरे हार्मोन सही काम नहीं कर रहे, ग्लैंड इसको सही करा, वो उसने सही काम नहीं किया था, वो उसने आके थायराइड को कहा भाई तू क्यों काम नहीं करता, वो T4 पूरा कर। उसने T4 पूरा जैसे ही किया, उसने कहा चलो बस T4 पूरा हुआ, बस अब पूरा हो गया, अब बंद करो, वो बंद करो और वो बंद करो, कम हो, बंद नहीं करो, कम हो जाओ, सही है जी, क्लियर हो गया। तो ये आपको TSH के बारे में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में भी सारी स्टोरी पता लग गई। जो तीसरा है वो कौन सा, ICTH, देखना ACTH है, ACTH, ये भी इंटरेस्टिंग हार्मोन है, वो मैं आपके सामने लाल रंग से बना देते हैं, वैसे तो इसको लाल से बनाना चाहिए, चलो अब ये देखें, नहीं ग्रीन ही सही है, सारे एक ही जैसे बनाते हैं। वो हार्मोन है जी, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ACTH, एड्रीनल कॉर्टिक, यानी एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक। आप समझ गए, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके ट्रॉपिक फंक्शन करेगा, सही है। ये कहां जाता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास,
एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। आपको पता है मेड्यूला के दो और हार्मोन है, उनका काम ही अलग है, वो इससे लेने देने नहीं है। अच्छा, अगर आप गौर करें, ये सारा कुछ छोड़ दें एक बार, एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास, एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलते थे, उनको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या कहते हैं? स्टीरॉइड्स। देखें देखें इधर देखें, इधर देखें। अब बॉडी जो है ना, उसको है स्ट्रेस। मैंने एक बार आपको, ये जब मैट्रिक में जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता होगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होती है ना, खास तौर पे एड्रीनल मेडुला, वो तो इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है, वो इमरजेंसी के दो हार्मोन है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना, ये भी स्ट्रेस में, जब ठंड ज्यादा लग रही हो बॉडी स्ट्रेस है, गर्मी ज्यादा लग रही है ये भी स्ट्रेस है, भूख लगी हुई ये भी स्ट्रेस है, प्यास लगी हुई ये भी स्ट्रेस है, टेंशन हो ये भी स्ट्रेस है। सही है जी, बायो का पेपर होने वाला तो भी स्ट्रेस, ठीक है। तो वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये स्ट्रेस की कंडीशन में ना बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। ये स्टीरॉइड्स होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं। इसलिए तो वो लोग जो जिम शिम जाते हैं, वो स्टीरॉइड लगाते हैं, भी मेटाबॉलिज्म तेज हो, हमारे मसल हाई एफिशिएंसी हो, हम ज़्यादा वजन उठाएं तो मुकाबले जीते, तो ये वो है। समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन ये नहीं करना चाहिए। तो क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड? ये स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं, ये नेचुरली एड्रीनल ग्लैंड शरीफ से निकलते हैं और एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं और बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन में हेल्प आउट करते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज कराते हैं, सारा सामान इकट्ठा करते हैं, कई मतलब इमरजेंसी इवन इन्फेक्शन की कंडीशन में भी ये हेल्प करते हैं। कई दफ़ा हम अभी आपने सुना होगा कि जी इसका इलाज निकल आया था कोरोना वायरस का, याद है दरमियान वो एक दवाई थी, लेकिन दैट वाज नॉट इलाज। इलाज तो उसका है ही नहीं, यानी वैक्सीन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो इलाज क्या था कि जी जो मरीज होंगे उनको डेक्सा लगाते जाओ, वो एक स्टीरॉइड है, वो बॉडी के अंदर जाके ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट कर देता है, ताकि सारी बॉडी एक ही दफ़ा आके उसके साथ लड़ना शुरू कर देती है, तो काफ़ी बेहतरी आती है। उसे साइटोकाइन्स रिस्पॉन्स कहते हैं हम, वो आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में जाकर। तो ये हार्मोन बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टीरॉइड या इनकी एग्जांपल्स भी हैं, ये हम एड्रीनल कॉर्टेक्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये कॉर्टेक्स के हार्मोन है, ये स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं एक्टिव। इनका जो लेवल होता है ना ब्लड में, उसे स्टीरॉइड लेवल कहते हैं, यानी इनमें से किसी एक का या सबका। सही है, ये लिपिड बेस्ड हार्मोन है, तो इनका जो लेवल होता है वो उसे कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल या स्टीरॉइड लेवल। अगर नहीं, वो एड्रीनल मेडुला के हार्मोन है। सही, ये कॉर्टेक्स के हार्मोन। अच्छा, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इनका लेवल इमरजेंसी की कंडीशन, इमरजेंसी नहीं स्ट्रेस की कंडीशन में, बॉडी को स्ट्रेस है, इनको ज्यादा होना चाहिए, ये कम है, तो यहां से वही लेवल ब्लड का हाइपोथैलेमस ने सेंस किया, बॉडी टेंशन में है, बॉडी को ठंड लग रही है, कोई सामान है नहीं, वो क्या करेगी, वहां से एक फैक्टर रिलीज कराएगा हाइपोथैलेमस, और उस फैक्टर को हम कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिको रिलीजिंग फैक्टर, या समझ रहे हैं ना, यानी ACTH रिलीजिंग फैक्टर भी कह देते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर भी कह देते हैं। सही है, तो ये क्या हुआ, ACTH रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन, जो भी नाम लिखा हो। ये फैक्टर जाता है जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH को निकलवाता है, और जो ACTH है यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके वहां से ACTH को निकलवाता है, और ACTH जो है वो जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स को कहता है कि तू अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर, वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बॉडी स्ट्रेस सिचुएशन में बेहतर हो जाती है, उसके बाद यही भी वही नेगेटिव फीडबैक के तहत उसको बंद करा देता है। समझ गए? उज़मा समझ आ गई आपको? भाई आती समझ? ठीक है ना, क्लियर हो गया? दिस इज के द लेवल्स ऑफ स्टीरॉइड्स control the secretion of the ACTH from anterior pituitary, because when the steroid level falls in the blood, they stimulate the hypothalamus to produce the adrenocortical ACTH releasing factor, which causes the anterior pituitary to produce ACTH, which goes to the adrenal cortex and causes the production of corticosteroids। सही है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला कौन सा, FSH एंड LH है? हाँ, वो गोनेडोट्रोफिन 2 है ना, FSH LH, और एक तीसरा भी प्रोलैक्टिन भी। सही है ना, वो वैसे वो गोनेडोट्रोफिन नहीं है, खैर। अच्छा, अब दैट इज गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। मैं मीडियन लोब को एक बार काट के जरा इस साइड पे बाद में लिख लूंगा, क्योंकि जगह थोड़ी है। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और हार्मोन है जिसका नाम है FSH,
और एक दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है LH। FSH का दूसरा नाम ICSH भी है मेल्स के अंदर, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक तीसरा हार्मोन भी निकलता है और उसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हैं जी एंटीरियर पिट्यूटरी के 2-3 और हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये है ICSH। सीरियसली काजेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट, मुझे नहीं लगता। बहरहाल चलो अगर लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं, बहरहाल इट शुड बी नेम्ड एज FSH। बहरहाल ठीक है जी, ICSH। अच्छा, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों FSH और LH, इन दोनों को मिला के गुनेडोट्रोफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुनेडोट्रोफिन। गोनेड्स मतलब रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके जो ट्रोफिन हार्मोन है वो ये है LH और FSH। ये क्या करता है? देखिए जी, ये जाता है ओवरीज के पास और ओवरीज को जाके कहता है, वहां पे फॉलिकल डेवलपमेंट कराता है। क्या करवाता है? और फॉलिकल डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे, वहां पे उनमें एग्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ओवरीज के अंदर छोटे छोटे छालेनुमा स्ट्रक्चर बनते हैं। हम अगला पूरा चैप्टर उस पर पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन वाला। लेकिन फॉलिकल डेवलपमेंट जब ये करवाता है तो क्या होता है कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं ना, क्या होते हैं? डेवलपिंग फॉलिकल्स, वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके बारे में हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको लग गया पता कि FSH गुनेड जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जाता है ओवरीज के पास और ओवरीज पे जाके फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है और वहां से एस्ट्रोजन को रिलीज कराता है जो जाके अपना काम करता है। ठीक है। अच्छा, इसका पीछे कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन ये है कि FSH और LH, इन दोनों का जो रिलीजिंग फैक्टर है ना वो सेम है और उसको हम कहते हैं GnRH। किताब में उसका नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने बता दिया, उसे क्या कहते हैं? गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। वो आता है हाइपोथैलेमस से, वो उसकी वजह और स्टिमुलसीज होती है, नर्वस स्टिमुलाई होती हैं। वो आ जाता है यहाँ पे, GnRH आके एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके ये दोनों को रिलीज कराता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा थोड़ा करके मुसलसल रिलीज होता है। मैं अगर आपके सामने बनाऊं तो FSH जो है, देखो अगर आप गौर करें तो FSH इतना था, मैं नीले रंग से FSH बनाने लगा, अब ये इतना था, ये इतना था, ये बड़ा बड़ा बड़ा, अब फॉलिकल डेवलप होने शुरू हो गए, फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती। सही है। ये क्या है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फॉलिकल पूरे ग्रो हो जाए फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती ना, फिर ये अचानक फाल होता है। ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी हम ये बात पढ़ेंगे। जब देखिए यहाँ फॉलिकल ग्रो होने शुरू हो गए, अब यहाँ से एस्ट्रोजन 0 लेवल से बढ़ना शुरू हुआ और जब ये 0 होता है ना तो ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि देखो FSH का काम था फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराना। जब फॉलिकल्स डेवलप हुए तो फॉलिकल मैक्सिमम डेवलप हुए तो एस्ट्रोजन मैक्सिमम हुआ ना, और उस वक्त ये मिनिमम होता है, नीचे चल जाता है। तो ये क्या है? E2 यानी एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? जब ये मैक्सिमम हो और FSH मिनिमम हो, और एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, वो ये E2P4 रेशो होती है, अभी आप ना पढ़े, खैर है। फिर अचानक से LH आता है, ये देखिए, ये देखो, ये LH है। यानी भाई समझ रहे हैं ना, हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, उसने FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवाया, FSH जाके ओवरी के ऊपर फॉलिकल की डेवलपमेंट कराई, वहां से एस्ट्रोजन निकलवाया।
एस्ट्रोजन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब एस्ट्रोजन बढ़ता 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 फुल हो जाता है ना, तो वो जाके कहता है कि इसी वक्त LH रिलीज करो इकट्ठा, क्योंकि पूरा एग बन गया है, पूरे फॉलिकल डेवलप हो गए, उसमें एग फुल मैच्योर हो गया फॉलिकल, अब इसको फाड़ के इसमें से एग बाहर निकालो। वो काम फिर अचानक से LH आता है, इस तरह भरता है, और ये काम ओवरी पे जाके फॉलिकल्स को फाड़ देता है। जैसे ही फॉलिकल खत्म होते हैं तो मुझे एक बार एग रिलीज हो जाता है, एग रिलीज होता है, फॉलिकल नहीं रहेगा तो एस्ट्रोजन शू नीचे। यानी जैसे ही ये हार्मोन एग से रिलीज करा देता है, एस्ट्रोजन साहब 0 पे आ जाते हैं नीचे। सही है? नहीं समझ आई इस बात की? दोबारा मैं समझा देता हूं। देखो जी क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से निकला क्या, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने आके पिट्यूटरी को कहा FSH निकलो, FSH गया ब्लड से ओवरीज के ऊपर, ओवरीज के ऊपर जाके उसने क्या किया, फॉलिकल्स ग्रो कराए। जो फॉलिकल ग्रो कर रहे होते हैं वो एस्ट्रोजन बनाते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, उतना और एस्ट्रोजन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। फॉलिकल जब फुल मैच्योर, एस्ट्रोजन फुल हाई, जब एस्ट्रोजन फुल हाई, ये जाके कहता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके कहता है LH भेजो भाई, अब खत्म हो गया काम। वो LH आता है, अचानक वो उसको फाड़ देता है, एस्ट्रोजन साहब नीचे आ जाते हैं, अंडा रिलीज हो जाता है। इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इस हार्मोन का काम क्या है, इट काजेज दी ओव्यूलेशन, नंबर 1। दूसरे नंबर पे, यानी अगर ये फॉलिकल है, वो आपको पढ़ाऊंगा अभी मैं, ये फॉलिकल है, जब इसमें से एग रिलीज हो जाता है तो जो बाकी चीज बचती है उसको ये येलो कर देता है, यानी इट टर्न्स द रेस्ट ऑफ द फॉलिकल येलो, जिसको लिट कहते हैं, ल्यूट येलो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, वो हार्मोन जो ओव्यूलेशन करा के बाकी के स्ट्रक्चर को येलो कर देगा। और जो बाकी का स्ट्रक्चर है ना, वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो हम प्रोजेस्टेरोन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पता लग गया? क्लियर होगी बात? तो ICSH को, LH को, ICS मेल्स के अंदर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन। इसको छोड़ो, आगे क्या है? चलो ये तो आपको एंटीरियर पिट्यूटरी की फ्रंट लोब सारी समझ आ गई ना, मीडियन और पोस्टीरियर फिर हम खाल पढ़ लेंगे। ठीक, हाँ, सॉरी, प्रोलैक्टिन रह गया, तो वो लिखा भी था। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, ये बेसिकली जाता है और ये इसका काम है सिंथेसिस ऑफ मिल्क। याद रखिएगा, सिंथेसिस ऑफ मिल्क और इजेक्शन ऑफ मिल्क में फर्क है। ये मिल्क प्रोडक्शन कराता है, वो इजेक्शन कराता है, ऑक्सीटोसिन। हम उसके बारे में बात करेंगे पोस्टीरियर लोब के अंदर। सही है? इधर देखें, इसका मिल्क प्रोडक्शन ना चलती रहती है, लेकिन इसका, उनके तो रिलीजिंग फैक्टर आते हैं ना, इसका पता है क्या आता है यहां से, हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी फैक्टर, इसको PIH कहते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। जब प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर आ रहा हो तो ये प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होता, समझ रहे ना? यानी बाकियों के तो एक्टिवेशन सेंटर आते हैं, पीछे से फैक्टर आते हैं, वो उनको रिलीज कराते हैं, ये उसको स्टॉप करता है। जब तक स्टॉप कर ही रखता है, ठीक है, जैसे ही प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर बंद होता है, प्रोलैक्टिन बनना शुरू हो जाता है, और जब बनना शुरू होता है फिर ये मिल्क सिंथेसिस कराता है, खास तौर पे लास्ट ट्राइमेस्टर, आखिरी 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ह्यूमन के अंदर भी। समझ आ गई बात की? तो दिस इज द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम है सिंथेसिस ऑफ मिल्क, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ द मिल्क किसी और का काम है, वो हम डिस्कस करेंगे। कोई और सवाल है बेटा तो पूछ।